फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, उसके महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को हम पढ़ रहे थे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा इस सीरीज़ का ये 14वां पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हम 13 पार्ट में लगभग 550 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बुक का जो 5वां खंड है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम देखेंगे चारधाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा और नंदा राजात यात्रा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर बनाए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चारधाम यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पूर्ण होती है? तो चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है और बद्रीनाथ में जाके ये पूरी होती है। तो आपको क्रम याद रखना है। क्रम क्या है? सबसे पहले यमुनोत्री से शुरू, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाती है यात्रा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से यमुनोत्री धाम की ऊंचाई कितनी है? तो यमुनोत्री की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 32-35 मीटर। ये आपको याद रखनी है, 3235 मीटर यमुनोत्री की। गंगोत्री की बात करें तो देखिए, राजेंद्र बलोदी जी ने अपनी किताब में गंगोत्री की जो समुद्र तल से ऊंचाई बताई है ये 3200 मीटर बताई है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है। परीक्षावाणी में 3048 है और नेट पर भी, गूगल पर भी, विकिपीडिया में अगर आप चेक करें तो वहाँ पर भी यही है और इसी को आपको सच मानना है। मैंने ये केवल इसलिए लिखा क्योंकि बुक में ये दिया गया था, अगर बाई चांस कभी आपको ये मिल जाता है तो आप बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना है बेसिकली, क्योंकि जब प्रश्न बनता है कि सबसे कम ऊंचाई वाला चारधाम कौन सा है तो गंगोत्री ही आता है और अगर हम 3200 मान लेंगे तो फिर ये तो बद्रीनाथ से ऊपर हो गया। ठीक है, तो इसका आपको मैंने बता दिया। 3048 याद रखना है। केदारनाथ की बात करें तो 3581 इसकी कुल ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, हालांकि परीक्षावाणी में 3584 दे रखा है तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 मीटर तो चलता है। बद्रीनाथ की ऊंचाई 31-33 मीटर है। तो चारों धामों की आपको ऊंचाई याद रखनी है। क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा धाम सर्वाधिक ऊंचाई पर है, कौन सा सबसे कम है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है केदारनाथ और सबसे कम पर है गंगोत्री। ठीक है, अगला है, यमुनोत्री में यमुना देवी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। देखिए, इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था ये करवाया था जयपुर की महारानी गुलेरिया ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी मंदिर के निकट एक जल कुंड है, गर्म जल कुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य कुंड। तो पूछा जाता है गर्म जल कुंड, सूर्य कुंड कहाँ पर है? तो ये यमुनोत्री धाम में है। ठीक है, यमुनोत्री के कपाट कब से कब तक खुले रहते हैं? तो देखिए, यमुनोत्री धाम के कपाट भी अप्रैल मई में ये खुल जाते हैं और नवंबर के महीने में दिवाली के बाद ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, भाई दूज के टाइम पर। तो ये आपको याद रखना है। और यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है? ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है। तो खरसाली ग्राम में इनकी शीतकालीन पूजा होती है। अगला है, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? गंगोत्री मंदिर 1803 में जो भूकंप और यहाँ पे आपदा आई थी उसके कारण थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका जीर्णोद्धार करवाया था उस समय का जो गोरखा इनका सेना नायक था अमर सिंह थापा ने। ठीक है, तो गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? अमर सिंह थापा ने। और जो वर्तमान स्वरूप है ये किसने प्रदान किया? महाराजा जय बहादुर ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है गंगोत्री धाम के पुनर्निर्माण से, उनका नाम था राजा माधो सिंह। ठीक है, तो राजा माधो सिंह राजस्थान के राजा थे, उन्होंने भी इसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण 1935 में। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चले, अगला है, गंगोत्री मंदिर के पट कब बंद होते हैं? तो गंगोत्री मंदिर के कपाट जो हैं वो भाई दूज के अवसर पर ही बंद होते हैं। केदारनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो केदारनाथ जो मंदिर है यह कत्यूरी शैली में निर्मित है। और ऊपर हमने बात करी गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने की, तो इनकी शीतकालीन पूजा जो मुखवा ग्राम है वहाँ पर होती है, मार्कंडेय मंदिर के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में वो स्थित है। अगला है, केदारनाथ का पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, केदारनाथ का जो पैदल मार्ग शुरू होता है ये गौरी कुंड से शुरू होता है। ठीक है, गौरी कुंड से लगभग 14-13 किलोमीटर ये दूर है। और इसी प्रकार आपको एक और चीज़ याद रखनी है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, यमुनोत्री। तो यमुनोत्री जाने के लिए जो पैदल मार्ग शुरू होता है वो हनुमान चट्टी से शुरू होता है। ठीक है, हनुमान चट्टी से फिर फूल चट्टी आता है, फिर जानकी चट्टी और फिर आखिर में आता है यमुनोत्री। ठीक है, तो ये दोनों के पैदल मार्ग आपको याद रखना है।
अगला है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इनकी समाधि केदारनाथ में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। और देखिए जब हम इस बुक को पूरा कवर कर रहे हैं तो जितने भी इजी क्वेश्चन हैं और जितने नए क्वेश्चन हैं सभी को मैंने यहाँ पर लिया है, केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो नए क्वेश्चन है उनको नहीं लिया है, क्योंकि इसमें से ऐसा करने से लिंक टूट जाता है और हमको पढ़ना है पूरा बुक को एक साथ कवर करना है। इसलिए मैंने सीरीज़ का जो नाम दिया वो ये दिया था कि रिवीजन भी और नए प्रश्न भी। तो आपको बीच में नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, साथ ही आपका जो रिवीजन है जो आपने पहले पढ़ा है वो आपका और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो आप कभी फिर से भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन मैंने साथ में लिए हैं, नहीं तो लिंक टूट जाता है। फिर आपको अगर पूरा डिटेल में नहीं पता, यहाँ पर आप सिर्फ एक वन लाइनर पढ़ो तो याद नहीं होता, इसीलिए डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अभी हाल ही में बद्रीनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया था आबकारी के पेपर में, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए केदारनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, गर्भगृह, अंतराल और सभा मंडप, ठीक है। केदारनाथ मंदिर के निकट स्थित महाशिला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो केदारनाथ के निकट एक महाशिला है जिसे स्थानीय भाषा में भैरोझाप कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न बनता है भैरोझाप कहाँ पर है, तो ये केदारनाथ में है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि अगर यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है या कोई अपने प्राण यहाँ पर त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो लोग यहाँ पे आके अपने प्राण त्यागते थे, बाद में अंग्रेज़ों ने उस प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। तो भैरोझाप कहाँ है, ये केदारनाथ में है। अगला है किस तीर्थ को मुक्तिप्रदा व योग सिद्धा नामों से जाना जाता है। तो मुक्तिप्रदा और योग सिद्धा नामों से जाना जाता है बद्रीनाथ को, ठीक है। महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रिका आश्रम यात्रा का उल्लेख है। तो महाभारत में पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा करी, इसका उल्लेख मिलता है वन पर्व के अनुसार, ठीक है। चले बद्रीनाथ धाम की मुख्य मूर्ति किस शिला द्वारा निर्मित है। तो बद्रीनाथ धाम की जो मुख्य मूर्ति है वो शालिग्राम शिला के द्वारा बनी हुई है, उससे ये बनी है, ठीक है। और इस मूर्ति को शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकाला था। इसको भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो उस समय यहाँ पे इस धर्म से पहले यहाँ पे बौद्धों का ज़्यादा आधिपत्य था, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने जो मूर्ति थी उसको नारद कुंड में फेंक दिया था। बाद में शंकराचार्य जी आए और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ से निकाला और फिर बद्रीनाथ धाम में स्थापित किया, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ देखिए, पेपर में अभी पूछा गया था आपको कि बद्रीनाथ धाम कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे रखे थे 1 भाग, 3 भाग, 2 भाग, 4 भाग। अब अगर आप देखें परीक्षावाणी में आपको बताया है कि बद्रीनाथ धाम 3 भागों में बटा है, और राजेंद्र बलूदी जी की बुक में साफ लिखा है कि बद्रीनाथ धाम 4 भागों में बटा है, ठीक है। लेकिन जो आयोग ने आंसर माना वो 3 भाग माने थे, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न क्लियर करना है कि कितने भागों में बटा है। आयोग ने 3 माने थे जबकि बलूदी जी ने 4 भाग माने हैं। कौन कौन से भाग माने हैं इन्होंने, गर्भगृह माना है, ठीक है, और एक इन्होंने शाल शिखर मंडप माना है, एक इन्होंने अर्धमंडप और एक इन्होंने सिंहद्वार माना था। तो 4 भाग इन्होंने माने, लेकिन जो परीक्षावाणी भी कहती है और जो आयोग ने कहा, उन्होंने कहा 3 भाग हैं, एक है सिंहद्वार, एक है गर्भगृह और एक है मंडप, ठीक है, मंडल। तो ये आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन पूछेगा प्राचीन भाग कौन सा है उन तीनों में, तो गर्भगृह सबसे प्राचीन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे चार धाम यात्रा से। कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस लिए, कुछ हमने अच्छे क्वेश्चन लिए, कुछ हमने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बद्रीनाथ धाम से जो 5 चीज़ें हैं, पंचधारा, पंचशिला, पंचकुंड, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत बार उनको डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पे आते हैं। कैलाश पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कैलाश पर्वत को गण पर्वत या रजतगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाम कैलाश पर्वत का नहीं है, और आपको ये सारे नाम दे देगा और आपको एक अलग सा नाम दे देगा, ठीक है। प्राचीन साहित्यों में कहा गया है कि जो मेरू पर्वत है वही कैलाश पर्वत है, यानी कि प्राचीन साहित्यों में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत कहा गया है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे कांग रमपूच कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न, ठीक है। बहुमूल्य रत्न इसका अर्थ होता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। अन्य नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है। चलें आगे है कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर बिंदु कौन सा है। तो जो कैलाश पर्वत शिखर है इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो है ओल्मा पास, जिसकी कुल ऊंचाई है 5810 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कैलाश जो पर्वत है इसकी सबसे उच्चतम बिंदु कौन सी है, तो वो है ओल्मा पास। ऊंचाई भी आपको याद रखनी है क्योंकि आयोग सीधा सीधा डाटा पूछ रहा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है
जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को क्या कहते हैं? अभी हमने कैलाश पर्वत के बहुत सारे नाम देखे, अब देखिए जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं कैलाश पर्वत को? अष्टापद कहते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के लोग या जैन धर्म में जो कैलाश पर्वत है उसकी भी मान्यता है, उसको भी वो मानते हैं, लेकिन अष्टापद के नाम से उसको वो जानते हैं। ठीक है, और जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्होंने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो प्रश्न बन सकता है कैलाश पर्वत पर किस जैन गुरु ने, किस जैन तीर्थंकर ने निर्वाण की प्राप्ति करी थी? ऋषभदेव ने। ठीक है, चले अगला है बौद्ध साहित्यों में मानसरोवर को क्या कहा गया है? तो देखिए कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, तो इसी की यात्रा कहलाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। और बौद्ध साहित्यों में मानसरोवर का उल्लेख है, जिस प्रकार कैलाश का उल्लेख जैन ग्रंथों में है, जैन साहित्यों में है, तो बौद्ध साहित्यों में मानसरोवर को अन्वतप्त कहा गया है, ये आपको याद रखना है। मानसरोवर की अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 4530 मीटर की ये ऊंचाई पर है और विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील इसको माना जाता है। ठीक है, मानसरोवर झील को। इसके अगर हम आकार की बात करें तो वृत्ताकार क्या इसका आकार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 320 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसका अगर हम पैरामीटर की बात करें, परिधि की, जब इसके चक्कर लगाते हैं तो लगभग 90 किलोमीटर इसकी कुल परिधि है और गहराई भी इसकी लगभग 90 मीटर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इनसे याद होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये भी आप नोट करते हुए चलें अपने नोट्स के साथ, और नोट्स ज़रूर बनाएं। जो आपको इजी क्वेश्चन लगे उनको छोड़ दें, जैसे मैंने कल भी कहा था, और जो इंपॉर्टेंट है उनको नोट करें। चलिए अगला है अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है चौकोड़ी, और ये कहाँ स्थित है? ये बागेश्वर में स्थित है। प्रश्न बन सकता है कि चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध चौकोड़ी कहाँ है? तो ये बागेश्वर में है। देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो पहले ये अल्मोड़ा से ही शुरू होती थी, यहीं कुमाऊं से शुरू होती थी, तो उसकी लंबाई उस समय ऐसी मानी जाती थी कि 1170 किलोमीटर के आसपास है। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो दिल्ली से इसकी शुरू होती है और लंबाई कम हो गई। थोड़ा सा उल्टा है क्वेश्चन, लेकिन यही यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली से अभी जो इसकी लंबाई है वर्तमान में वो 865 किलोमीटर की ये कुल यात्रा है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? दिल्ली से अब इसको शुरू किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा को, क्योंकि ये कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों क्षेत्र पड़ते हैं तिब्बत में। ठीक है, चले अगला है कैलाश मानसरोवर का कुमाऊं में अंतिम शिविर कौन सा है? देखिए ये प्रश्न पेपर में पूछा था और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि ऑप्शन में आपको नवी ढांग भी दिया गया था और लिपुलेख दर्रा भी दिया गया था। ठीक है, अब इसमें डाउट ये हो गया था कि क्या किया जाए, आयोग ने क्या माना उसको भी देखते हैं। देखिए कैलाश मानसरोवर का कुमाऊं के अंदर जो अंतिम शिविर है वो नवी ढांग है, जो कि पिथौरागढ़ में आता है। आपको पता है कि यात्रा जब दिल्ली से शुरू होती है तो ये नैनीताल में जाती है, वहाँ से अल्मोड़ा, फिर बागेश्वर, फिर ये पिथौरागढ़ में प्रवेश कर जाती है। और पिथौरागढ़ के जो प्रमुख प्रमुख नगर हैं जैसे डीडी हाट है, धारचूला है, तवा घाट है, वहाँ से ये निकलते हुए पहुँचती है। ठीक है, तो नवी ढांग इसका अंतिम कुमाऊं में शिविर है। लेकिन प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है, और आंसर उसका था लिपुलेख दर्रा, अंतिम भारतीय स्थान। ठीक है, लेकिन शिविर अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है नवी ढांग। ठीक है, तो ये दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है। नवी ढांग के ही बाद लिपुलेख दर्रा आता है, फिर लिपुलेख दर्रे को पार करके एंट्री हो जाती है तिब्बत के अंदर। ठीक है, और तिब्बत में फिर जब लिपुलेख दर्रे से नीचे उतरते हैं तो तकलाकोट जो वहाँ की मंडी है, बहुत ही व्यापारिक मंडी है, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो आदि कैलाश या छोटा कैलाश ये पिथौरागढ़ में जोलिंगकोंग नामक एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। इतना डिटेल में शायद ना जाए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आदि कैलाश या छोटा कैलाश। इसी के निकट पार्वती ताल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सीधा बनता है पार्वती ताल कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में आदि कैलाश या छोटा कैलाश के निकट स्थित है। ठीक है, वहीं पर स्थित है और इसी ताल में छोटा कैलाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो आदि कैलाश है इसका प्रतिबिंब कौन से ताल में दिखाई देता है? पार्वती ताल में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चले अब बात करते हैं नंदा राजात यात्रा की। तो इससे भी रिलेटेड जो कुछ बातें हैं उनको भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करते हुए चलेंगे। देखिए एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है नंदा राजात यात्रा।
कुल लंबाई की बात करें तो 280 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और दिन कितने लगते हैं, तो इन्होंने बताया अपनी किताब के अंदर कि 21 दिन लगते हैं। वैसे आमतौर पर अगर आप देखें तो हर बुक में लगभग 19 से 20 दिन यहाँ पे बताए गए हैं। तो 19, 20 या 21 दिन यहाँ पे लगते हैं यात्रा में, ठीक है। इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। और इस यात्रा की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 8वीं सदी में हुई थी। चमोली के नौटी गांव से ये शुरू होती है, वहां से होते हुए फिर ये होमकुंड तक जाती है, ठीक है। और कांसुआ गांव भी आता है बीच में, जो यहाँ के राजकुमार होते हैं उनका मूल गाँव है कांसुआ, ठीक है। तो मुख्यतः वहाँ से शुरू मानी जाती है, लेकिन जो मेन ओरिजिन है वो नौटी गाँव है चमोली का, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से कब हुई इसकी, 8वीं सदी में। लेकिन प्रमाण यात्रा के मिलते हैं 1843 में। तो अगर आपको प्रश्न बने पहली बार नंदा राजत यात्रा कब की गई, 1843 में, ठीक है। और अगली बार की गई 63 में, 1863, फिर 1886 में की गई। पहली बार 20वीं सदी में यात्रा की गई 1905 में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 1925 में हुई, फिर 1951, 1968, 1987, 2000 और 2014 में ये यात्रा अभी तक आयोजित हुई। देखिए ये जो यात्रा है ये हर 12 साल में आयोजित होती है, लेकिन अंतराल बहुत बार कभी कभी क्या हो गया कि बढ़ गया, कभी कभी तो डबल से भी ऊपर हो गया। तो लेकिन आपको याद रखना है, अगर प्रश्न बने कितने अंतराल में होती है तो ये 12 वर्ष में होती है, ठीक है। हालांकि 12 वर्ष बहुत कम है, कहीं पर भी 12 वर्ष नहीं है, लेकिन अंतराल 12 वर्ष का माना जाता है, ठीक है। तो पहली यात्रा कब हुई थी, 1843 में ये हुई थी, ठीक है। लेकिन शुरुआत मानी जाती है 8वीं सदी से। अगला है नंदा राजात यात्रा की अगुवाई कौन करता है। तो जो नंदा राजात यात्रा है इसकी अगुवाई करता है 4 सिंग वाला मेढ़ा, जिसको चौसिंगिया मेढ़ा भी कहते हैं, चौसिंगिया खाड़ू, वो इस यात्रा में आगे आगे चलता है, ठीक है। नंदा राजात यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा है। तो जो नंदा राजात यात्रा है इसका पहला पड़ाव है ईड़ा बधानी, ठीक है। तो ईड़ा बधानी इसका पहला पड़ाव है और इसको नंदा देवी का ननिहाल भी माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, नंदा देवी का ननिहाल किसको माना जाता है, तो ये ईड़ा बधानी को माना जाता है। देखिए नंदा देवी को ही पार्वती भी माना जाता है, वही दोनों मतलब एक ही हैं दोनों। तो उन्हीं की यात्रा है, अपने मायके से कैलाश जाने की जो इनकी यात्रा है इसी को नंदा देवी राजात यात्रा बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें अब अगर बात करें नंदा देवी के मायका का अंतिम बार कहाँ से दिखाई देता है, ठीक है। नंदा देवी का जो मायका है वो नौटी गांव में है, ठीक है। और ये अंतिम बार दिखाई देता है दिलखानी धार से, ठीक है। कहाँ से दिखाई देता है, दिलखानी धार से दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात करें मायके के अंतिम पड़ाव की तो वो है भगवती गाँव, ठीक है। देखिए अंतिम बार दिखाई दे रहा है मायका नौटी से, ठीक है। नौटी जो है वो अंतिम बार यहाँ से दिखाई देता है और पूरा भी मायका का क्षेत्र ही लगा हुआ है। लेकिन जो इनके मायके का अंतिम पड़ाव है वो है भगवती गांव। और इसकी सीमा पर मान लीजिए कि ये भगवती गांव है, यहाँ पर बॉर्डर बनी हुई है और यहाँ पर क्यूर गधेरा यहाँ पर बहता है। तो गधेरे का नाम भी आपको पूछा जा सकता है, क्यूर गधेरा है। इसके बाद फिर ससुराल का इनका क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। चलें अगला है नंदा के ससुराल का पहला पड़ाव कौन सा है। तो नंदा देवी के ससुराल का जो पहला पड़ाव है वो कुलसारी है और यह पिंडर नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ससुराल का पहला पड़ाव कौन सा है, मायके का अंतिम पड़ाव कौन सा है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नौटी और कुरुड़ की नंदा देवी का मिलन कहाँ पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौटी और कुरुड़ की जो नंदा देवी है इनका मिलन नंद केशरी में होता है और यहीं पर कुमाऊं के लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न बनता है किस स्थान से कुमाऊं के लोग नंदा राजा यात्रा में शामिल होते हैं, तो नंद केसरी में ये शामिल होते हैं, ठीक है। अगला है ज्युंगराली दर्रा संबंधित है। देखिए होता क्या है, इसके बाद नंद केसरी आता है, नंद केसरी के बाद अन्य एक पड़ाव आते जाते हैं और फिर आता है अंतिम गांव, ठीक है। तो नंदा राजा यात्रा का जो अंतिम गांव है वो है बाण गांव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कहीं पर भी कोई भी ग्रामीण जाति नहीं रहती, कहीं भी आगे लोग नहीं रहते। बुग्याल आते हैं, बेदनी बुग्याल आता है, अलग अलग चीज़ें आती हैं लेकिन लोग नहीं रहते। तो अंतिम गाँव की बात करें तो बाण गाँव है। उसके बाद रूपकुंड आता है और रूपकुंड के ऊपर स्थित है ज्युंगराली दर्रा। तो ये आपको याद रखना है, इसी दर्रे से होकर नंदा राजात यात्रा गुजरती है और ये इस यात्रा का सबसे मुश्किल मार्ग है। तो प्रश्न बनता है नंदा राजात यात्रा कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, ज्युंगराली दर्रे से होकर ये गुजरती है, ठीक है। और होमकुंड तक ये जाती है, ठीक है। कैलाश नहीं जाती है, होमकुंड तक जाती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि कैलाश तक जाती है, ससुराल में नहीं, होमकुंड तक जाती है, ठीक है। तो ज्युंगराली दर्रे से होकर गुजरती है नंदा राजात यात्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और किसके ऊपर है ये, रूपकुंड के ऊपर है, ठीक है। चलें अगला है
चरवाहों और कृषकों का उत्सव हिल यात्रा किस जनपद में मनाया जाता है? तो जो हिल यात्रा महोत्सव है ये भी प्रतिवर्ष 12 वर्षों में मनाया जाता है आई थिंक। ठीक है, ठीक। अवधि इसकी ध्यान नहीं है मुझे, अवधि में डाउट है थोड़ा सा, आप इसको चेक कर लेना। हिल यात्रा महोत्सव, लेकिन ये नेपाल के देन इसको माना जाता है और ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको याद रखनी है नंदा राजात यात्रा और जो अन्य यात्राएं हैं उनसे। नंदा राजात यात्रा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, जिस प्रकार कि आपको पता है कि यात्रा में छतौली का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि किस चंद राजा ने नंदा राजात यात्रा में छतौली भेजी थी? तो बाज बहादुर चंद ने छतौली को भेजा था वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि नंदा राजात यात्रा के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये डाक टिकट जारी किया गया था 13 अगस्त 2013 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज़ पूछी जाती है कि नंदा राजात यात्रा में किस स्थान से आगे महिलाएं नहीं जाती हैं? तो पाथर नचौगड़ियाँ एक स्थान है जिसका प्राचीन नाम है निराली धार, वहाँ से आगे महिलाएं नहीं जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इनको याद रखें। हिल यात्रा कितने सालों में मनाई जाती है इसको मैं थोड़ा सा भूल गया, अभी याद मुझे नहीं आ रहा है, तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट में करें। और साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पे देखे उन सभी को आप ज़रूर याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इसका 6वां खंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति और लोक जीवन की बात करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति देखेंगे, साहित्य देखेंगे और वाद्य यंत्र देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसकी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी उसकी वीडियो भी आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।